तो भैया वेलकम बैक टू क्लास। सबसे पहली बात, हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 14 से 15 एंड 16 तक पढ़े थे ना। 17, 18 और 19, 20 पढ़ना था, जो कि हम स्टॉप कर दिए क्योंकि 15, 16 पढ़ने में ही हमको 1 आवर लग गया। जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम इससे कम में पढ़ाएंगे ना तो हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, भले तुम लोग बोर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि हम डीपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो 17, 18 भी इसी के साथ पढ़ लिया होता तो सही रहा होता, लेकिन नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि बहुत दिन से क्वेश्चन आंसर अटका हुआ है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सीरीज में तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, करार और संविदा को परिभाषित करें, इसके आवश्यक तत्व प्रकार की सूची बनाएं केस लॉ के साथ, इसकी व्याख्या करें, ठीक है। अच्छा, निराशा सिद्धांत, ठीक है, ये निराशा का सिद्धांत होता है, हमको गलत ट्रांसलेशन हो गया है। निराशा का एक सिद्धांत होता है, तो कई चीज हो गई है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हर करार संविदा, हर संविदा करार होता है पर हर करार संविदा नहीं हो सकती है। करार को परिभाषित कीजिए संविदा को, ठीक है। चलो, ओके, तो एक क्वेश्चन आंसर तो बनता है आज, है ना। होप कि 1 घंटे में हो जाए। तो देखो, मैंने क्या किया है, एक छोटा सा माइंड मैप बना दिया है, ठीक है। क्या क्या हमको इस आंसर में मिलेगा, तो करार परिभाषा मिल जाएगी, संविदा की परिभाषा मिल जाएगी, गूगल ट्रांसलेट है, नीचे हिंदी की इंग्लिश की भी नोट्स है, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आवश्यक तत्व मिल जाएंगे, प्रकार मिल जाएंगे। मतलब अगर तुमको पूरा आंसर पढ़ा हुआ है तुम्हारा, लेकिन तुम एक दिन में रिवीजन करना चाहते हो, तो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। चलो, इसमें केस भी इसी के साथ था, बट मैंने केस खुद ही हटा दिया, ओके। चलो, हाँ, तो ये हो गई प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब प्रपोजल नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड संविदा का कानून, वाणिज्यिक कानून की रीढ़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक्स्ट्रा स्टोरी है, ये तुमको नहीं करना, हमें सिर्फ लॉ पढ़ना है, ठीक है। अगर ये सब तुम्हारे रटने के लिए मैंने ऐड किया हुआ है, रट लेना। चलो, जो हमारा पहला पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो सेक्शन 2 to 75 है, ठीक है। सेक्शन 76 से लेकर 123 हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, क्योंकि ये इसको यहाँ से निकाल कर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया था, ठीक है, 1930 में, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर में तुम लोग 124 से 178 या 248 ऐसा कुछ है, इतना पढ़ोगे, तो तुम्हारे सिलेबस में अभी इतना ही है, ठीक है। चलो, सबसे पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा हमने 2E देखा हुआ है, बेयर एक्ट, ठीक है, इसलिए मैंने बेयर एक्ट पढ़ाया है ताकि हमको इसमें बहुत अंदर न जाना पड़े, बहुत समझाएंगे नहीं हम इसको। हर वादा, वादा मतलब वचन, और हर वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल बनता है, उसे क्या कहते हैं, करार कहते हैं। जिसने जिसने बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो करार का क्या मतलब हुआ, प्रस्ताव प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो होता है वो क्या बनता है, करार बनता है, ये गलत दिया हुआ यहाँ पे, वो वचन बनता है, ठीक है, प्रॉमिस बनता है। यह केवल आपसी समझौता है। ए बी को 2 लाख रुपए में अपनी कार बेचने का प्रस्ताव दिया है, बी ने मना किया, यह एग्रीमेंट है, ठीक है, बी मान गया, एग्रीमेंट है, ठीक है। ए बी को प्रपोजल देता है कि क्या तुम मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे, बी कहता है ठीक है, ओके, इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, ओके। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, वचन, ओके।
इसलिए मैंने बोला यहाँ पे वचन होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्रीमेंट क्यों लिखा है ये भी हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट करार की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि ये जो वचन इसने इसको दिया है ये इसके लिए प्रतिफल होगा, और ये वचन जो इसने इसको दिया है ये इसके लिए प्रतिफल होगा। ठीक है, हर वचन या ऐसे वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो क्या कहलाते हैं, करार कहलाते हैं। 2H में हमने पढ़ा था, कोई भी करार जो विधि द्वारा लागू की जा सकती है, ठीक है, जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है, उसे कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कहते हैं। कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, मुख्य बिंदु, सभी संविदाएं करार होती हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था 2G में हमने देखा था जो करार विधि द्वारा लागू करने योग्य नहीं होते, जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, ठीक है, उनको शून्य संविदा कहते हैं। और अगर वो शून्य संविदा हैं तो संविदा नहीं होंगे, है ना, संविदा नहीं है वो। और उसके बाद ठीक आया था 2H, और जो करार विधिता प्रवर्तनीय है जिसे यहाँ पे देखा वो संविदा है। इसका मतलब कि जो करार होता है वो 2 परीक्षण से होकर गुजरता है। ठीक है, एक विधिक कसौटी पर अगर पास नहीं होता है तो शून्य हो जाता है और संविदा का रूप धारण नहीं करता। इसका मतलब हर करार संविदा तक नहीं पहुंचता है। बट अगर जो करार विधिक कसौटी पार कर लेता है और संविदा बन जाता है, इसका मतलब कि हर करार संविदा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ शून्य हो जाए, बट हर संविदा करार होती है, क्योंकि संविदा बनने से पहले वो करार थी। और इसको ऐसे देखो, गेहूं है, ठीक है, गेहूं है गेहूं। अब गेहूं की अगर रोटी है तो जाहिर सी बात है कि वो पहले गेहूं थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर गेहूं रोटी ही बनेगी। हो सकता है कुछ गेहूं का ब्रेड बन जाए, है ना, कुछ गेहूं का मैदा बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हर गेहूं रोटी नहीं होती, बट हर रोटी गेहूं रही होगी। तो हर करार संविदा नहीं होता, बट हर संविदा करार होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो, हर बच्चा जो 10th पास किया है, ठीक है, हो सकता है वो 12th तक ना जाए, छोड़ दे पढ़ाई, बट जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है तो उसने क्या किया होगा, 10th पास किया होगा, तभी वो 12th पहुंचा है। तो करार क्या है कि स्टेज है, इसको पार करने के बाद हो सकता है कि संविदा बने और ना बने, लेकिन अगर संविदा बन गया है तो इसका मतलब इसने करार वाला स्टेज पार किया। इतना ज़्यादा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तुम लोग तो क्या ही। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि हर करार संविदा नहीं होती, बट हर संविदा एक कभी ना कभी करार होती है। ठीक है, चलो, मुख्य बिंदु, सभी संविदाएं करार होते हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते। वही अभी तक हम लोग देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो करार विधिता लागू कराए जा सकते हैं वही संविदा बनेंगे। चलो, करार और संविदा में अंतर क्या होता है? ठीक है, हम ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला अंतर देख लो, लागू होने की शक्ति। करार कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, करार को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, करार को कानून द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है। ठीक है, और जब करार कानून द्वारा प्रवर्तनीय बन जाता है तब वो संविदा होता है, ना कि लागू होता है। संविदा को लागू किया जाता है। ठीक है, व्यापकता क्या है?
सामाजिक और घरेलू वादों में करार हम लोग कर लेते हैं, बट संविदा कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने साथ में खाना खाने का वादा कर लिया, ये करार हो गया। अगर सामने वाला बोल रहा है अब मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, तो उसका मन नहीं खाएगा, हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। बट किसी ने हमारे साथ क्या किया, जमीन बेचने का लिखित में वादा कर लिया या ओरल भी वादा कर लिया किसी भी प्रकार से जो हम साबित कर सके, और बाद में बोलता है कि नहीं अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा तुमको, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि विधिता हम उसको लागू करवा सकते हैं। ये केस है वेरी वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर LLB, LLM, ठीक है, नेट के लिए या JRF के लिए, PhD के लिए, क्लैट के लिए, जिसकी जुडिशरी के लिए, APO के लिए, जहां भी तुम लोग जा रहे हो तैयारी करने, ठीक है। अगर अभी इससे तो याद रखना कि मैम बोली थी, ठीक है। देखो, संविदा करने का एक बहुत आवश्यक तत्व तो ये होता है कि संविदा ऐसे नहीं हो जाए, संविदा करने का आशय भी होना चाहिए, ठीक है। इंडियन केस नहीं है, जैसे तुम नाम देखकर ही समझ सकते हो, याद करना भी बहुत आसान है। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1999, देखो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है, दोनों में 4 आया, दोनों बेल्फोर। एक हस्बैंड के सरनेम में बेल्फोर रहा होगा, एक हस्बैंड का सरनेम वाइफ ली होगी तो उसमें बेल्फोर रहा होगा, और 1990 का है, ठीक। केस का एलिमेंट बहुत अंदर तक है, बट यहाँ नहीं समझना है हमें, क्योंकि इसको हम लोग कहाँ समझेंगे पता है, इसको हम लोग समझेंगे जब मेंटेनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पति पत्नी के बीच भरण पोषण देने का वादा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, क्योंकि उसमें कानूनी इरादा नहीं था। मैंने पहले बोला संविदा करने के लिए संविदा करने का आशय आवश्यक है, ठीक है। पति बाहर काम करता था, आई थिंक श्रीलंका में काम करता था, पत्नी ने उसको फोन किया, पति ने कहा कोई बात नहीं मैं तुमको हर महीने खर्चा भेजूंगा, ठीक है, और उसने भेजना बंद कर दिया। पत्नी ने गलती क्या की, भरण पोषण का केस लाने की जगह संविदा के प्रवर्तन कराने के लिए केस लेकर चली आई कि हमारे बीच संविदा हुई है कि हमको भरण पोषण मेंटेनेंस देंगे, भत्ता देंगे, ठीक। कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ पर कोई संविदा ही नहीं हो रही, उनको कुछ प्रतिफल में मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए ये केस लागू करने योग्य नहीं है। अगर पत्नी भरण पोषण में गई होती केस में तो शायद जीत जाती। चलो, अब वैध संविदा के आवश्यक तत्व तो देख लेते हैं। ये हमने अभी जस्ट सेक्शन 10 देखा है, 2 दिन से इसी के पीछे पड़े हुए हैं ना। हाँ, जब कोई समझौता स्वतंत्र सहमति, पहला आवश्यक तत्व था, मैंने फिर से बोला कि ये तोड़ कर मैं बता रही थी, क्यों मैं तोड़ रही हूँ, तुम लोग आगे समझोगे। अब समझो, जब कोई समझौता, जब कोई संविदा, स्वतंत्र सहमति पहला आवश्यक तत्व, सक्षम पक्षकार द्वारा वैध प्रतिफल के लिए तीसरा, वैध उद्देश्य के लिए चौथा किया जाए, और जो विधि द्वारा बैन न हो, अमान्य न हो, ठीक है। ये पांच आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला आवश्यक तत्व क्या होता है संविदा का, कि प्रस्ताव हुआ हो और स्वीकृति हुई हो, 2A और 2B, क्योंकि भैया जब तक सामने वाला कोई प्रपोजल नहीं करेगा तब तक संविदा स्टार्ट नहीं होगी। किसी ने प्रपोजल किया, किसी ने एक्सेप्टेंस दी, तभी तो संविदा हुई। तो धारा 2A में प्रपोजल है, इसको हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति दूसरे को यह बात की कुछ करने या ना करने को तैयार है ताकि दूसरा अपनी सहमति दे।
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना कोई कार्य करने या कार्य को से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा को इस आशय से बताता है कि सामने वाले से उसकी सहमति प्राप्त कर सके, उसी को प्रस्ताव कहते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? बेयर एक्ट में। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेशन है। दूसरा क्या था? जब दूसरा व्यक्ति सामने वाले के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको स्वीकृति बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट केस फिर आ गया। ठीक है, देखो अभी हम लोग प्रस्ताव अलग से पढ़ेंगे क्योंकि प्रस्ताव पे एक पूरा केस आता है। ठीक है, वहां पर ये केस तुम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है लिखना है हमेशा के लिए, जब तक तुम लॉ में के क्षेत्र में रहोगे केस तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लो, बता भी दे रहे हैं लेकिन याद रखना। वहां पे ये केस अगर हम नहीं बताए तो फिर तुम लोग हमसे मत पढ़ना कभी। ठीक है, ये हमको टोक देना मैम आप ये केस नहीं बताई थी। सो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इन 1893, ये केस याद रखना जरूर। क्या हुआ? एक कंपनी ने एक दवा बनाई और कहा चाहे जो खाए आए चाहे जो खाए, अगर कोई हमारी दवा खा के बीमार पड़ा तो उसको हम देंगे 100 पाउंड। ठीक है, आई थिंक 1000 पाउंड था, यहाँ पे 100 पाउंड है। ठीक है, हम उसको 100 पाउंड देंगे। तो मिस कार्लिल जो थी उन्होंने दवा खा ली और बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो कंपनी के खिलाफ 1893 का केस है, केस कर दी। कंपनी ने कहा सर हमारे बीच तो कोई संविदा हुई ही नहीं थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि संविदा का पहला आवश्यक तथ्य है कि हमने सामने वाले को प्रपोज किया हो कि आप हमारा ये काम करिए और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया हो। ठीक है, हम वो करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने उसकी संसूचना हमको दी हो। संसूचना भी हमने बेयर एक्ट में पढ़ा हुआ है। इन्होंने इसमें कुछ किया ही नहीं। कोर्ट ने कहा ज्यादा चतुर न बनो, आपने किसी सिंगल व्यक्ति को प्रपोजल नहीं दिया था। मैंने क्यों कहा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पब्लिक प्रपोजल से संबंधित है। पब्लिक प्रपोजल क्या होता है? तुम अक्सर देखते हो अखबार में विज्ञापन छपा होता है कि इतनी नौकरी निकली है और जो जो व्यक्ति इस योग्य है अपना आकर उसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने जो ये अपना दावा किया था हमारी दवा खा के कोई बीमार नहीं पड़ेगा, पब्लिक प्रपोजल किया था। ठीक है, अखबार में छपवा दिया था। अब मान लो इनका अखबार 1 लाख लोगों ने पढ़ा, तब 1 लाख लोग दवा इनकी खाएं तो सब आके इनको बताएं हम आपकी दवा खा रहे हैं, देखिए हम बीमार पड़ते हैं कि नहीं। पब्लिक प्रपोजल में एक्सेप्टेंस की संसूचना नहीं दी जाती है। ठीक है, हाँ ये है कि सामने वाले को आपके प्रपोजल की जानकारी होनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पे मिस कार्लिल को जानकारी थी, मिस कार्लिल ने अखबार में पढ़ लिया था। मान लो कि मिस कार्लिल दवा खाती, मान लो मिस कार्लिल दवा खाती, दवा खाने के बाद बीमार पड़ती, फिर हॉस्पिटल जाती और वहाँ डॉक्टर कहता आप यहाँ क्यों आई हैं? आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? इस कंपनी ने देख नहीं है इतना सारा जो है इनाम रखा था, आप जाइए केस कर दीजिए। तब ये केस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही हो या वो कार्य कर रही हो तभी आपको प्रपोजल की जानकारी हो। काम करने के बाद आपको प्रपोजल की जानकारी होगी तब आपका दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। कार्लिल का केस है। कार्लिल सोते उठते बैठते जागते, याद रखना। ठीक है, कानूनी संबंध बनाने का इरादा। तीसरा आवश्यक तत्व क्या हो गया? संविदा में कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाले को प्रस्ताव दे रहे हो तो तुम्हारा आशय हो कि वो मेरा काम करे। ठीक है, केवल वही करार संविदा बनेंगे जहां कानूनी इरादा हो कि सामने वाले के साथ मैं संविदा करूं। ठीक है, जैसे घरेलू या सामाजिक समझौतों में कोई कानूनी बाध्यकारिता नहीं होती है। इसका केस हमने अभी ऊपर ही देखा था, बालफोर वर्सेस बालफोर 1990। कोई कानूनी इरादा नहीं था, जहां पति ने पत्नी से कहा मैं तुमको भरण पोषण भेजूंगा। ठीक है,
मेरिट वर्सेस मेरिट 1970, तो बालफोर वर्सेस बालफोर याद कर लेना। चलो अगला इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो होगा वैध प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। तो प्रतिफल की परिभाषा कहाँ दी थी? 2D में दी थी। ठीक है, क्या था? जब वादा करता मतलब प्रॉमिसर की इच्छा पर, प्रॉमिसी वादा एक्सेप्टर्स, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं, जब प्रस्तावक की इच्छा पर स्वीकृति करता, ठीक है, कोई कार्य करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रस्तावक कोई काम करने के लिए स्वीकृति को कर्ता को कह रहा है तो वो काम कर रहा है। प्रस्तावक कोई काम नहीं करने को स्वीकृति कर्ता को कह रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। प्रतिफल हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हो सकता है ना। तो यहाँ पर वो हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ देखेंगे कि बस प्रतिफल कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, अवैध, असंभव और निषिद्ध नहीं होना चाहिए। वैध मतलब प्रस्तावक प्रपोजल से कह रहा है कि मेरा नल बना दो, मैं तुमको 500 रुपए दूंगा। ठीक है, ओके ओके, वैध होगा। प्रस्तावक एक्सेप्टर से कह रहा है तुम, सॉरी एक्सेप्टर कह स्वीकृति करता होगा, कुछ और बोल दिए थे ना। ठीक है, कि तुम मेरा नल बना दो, हम तुमको बढ़िया 1 नंबर का रखे हुए हैं ड्रग्स, क्या कहते हैं उसको, नशा करने वाला, वो देंगे, तो वो वैध नहीं है। ठीक है, लीगल नहीं है। तो वैध ही प्रतिफल आप एक दूसरे को दे सकते हो। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कोई कार्य भी प्रतिफल के बदले में किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावक स्वीकृति करता कहता है तुम मेरा नल बना दो, मैं तुम्हारे घर की लाइट सही कर दूंगा, वैध है। प्रस्तावक कहता है तुम मेरा नल बना दो, तुम्हारा एक्स से झगड़ा हो रहा है ना, मैं जा रहा हूं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा बदले में, तो ये वैध नहीं होगा। ठीक है, प्लस वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावक स्वीकृतिकर्ता से कहता है तुम मेरे घर का नल बना दो, ठीक है, और अंगने में एक बोरी चावल रखा, लेते जाओ। ठीक है, ओके, रियल है, रियल हो गया। अवैध नहीं होना चाहिए, असंभव नहीं होना चाहिए। प्रस्तावक स्वीकृतिकर्ता से कह रहा है तुम मेरे घर का नल बना दो, ठीक है, मैं बदले में, जब तुम्हारे घर की छत टपकती है ना, टपकती नहीं तुम्हारे घर की छत, जब बारिश होगी तो मैं तुम्हारे छत पर का सारा पानी रोक दूंगा, 1 बूंद तुम्हारी छत पर पानी नहीं गिरेगा और तुम्हारा छत नहीं टपकेगा। तो कैसा काम कर रहा है? प्रतिफल बदले में संभव, तो ऐसा प्रतिफल मान नहीं हो। निषिद्ध कार्य भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे दुश्मन का हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। अच्छा, किस भी अच्छा है और तुम लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा, क्योंकि रमैया वस्तावैया पिक्चर आई थी, है ना, कि उसमें गाना था, कुछ था। चिन्नैया वर्सेस रमैया 1882। प्रतिफल जो है कोई तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है। हाँ, क्या मतलब है? ये प्रतिफल दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स है, वो अपने लिए साइकिल खरीदने वाई से गया, 10,000 की साइकिल थी, ले लिया। ठीक है, तो इसको तो बदले में साइकिल मिली प्रतिफल में, वाई को क्या मिला? 10,000 रुपए, बट एक्स के पास तो 10,000 है नहीं, तो 10 एक्स का फादर आया और उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है? प्रतिफल दे सकता है। ठीक है, चलो, संविदा करने के योग्य होना चाहिए। ये सब कुछ हमने सेक्शन 10 वाला ही तोड़ के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला। अब सेक्शन 11, संविदा करने के योग्य होना चाहिए। तो सबसे पहला, व्यक्ति वयस्क हो 18 वर्ष, ये हम अलग से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर LLB पूरा क्वेश्चन आएगा और हमेशा आएगा जब भी तुम लोग पढ़ोगे। समझदार होना चाहिए, समझदार मतलब स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ चित्त। बेरेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ गूगल ट्रांसलेशन गड़बड़ हो रहा है, ज्यादा अच्छा सा ट्रांसलेट कर दे रहा है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कानून ने उसे अयोग्य न घोषित किया हो। ठीक है, ओके।
तो सेक्शन 11 हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पढ़ना है हम लोग को फिर से, तो देख लेते हैं। पहला वाला वयस्क वाला हम फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नहीं पढ़ने से, क्वेश्चन अलग से बनाएंगे। कानून वाला भी हमने पढ़ा हुआ है और स्वस्थ चित्त वाला भी हम अलग से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है यहाँ पे। चलो, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है ना, यहाँ पे सिर्फ हमें संविदा को पढ़ना है, संविदा के आवश्यक तत्व, और फिर हम अगर बेयर एक्ट की तरफ खींचने लगे तो फिर लंबा हो जाएगा। मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, ये यही 18+ से संबंधित है। ये केस तुमको बिल्कुल वैसे ही याद होना चाहिए जैसे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति 18+ नहीं है, मतलब जो नाबालिग है, उसके साथ की गई संविदा प्रारंभतः शून्य होती है, शुरू से ही शून्य होती है। वॉइड अब इनिशियो का सिद्धांत किसमें दिया गया था? मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, 1903। सो वेरी मोस्ट एक्स्ट्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ेंगे ये केस, ये टॉपिक ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे ललवी सीरीज बनेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर अलग से पढ़ाएंगे ना। स्वतंत्र सहमति, तो ये भी अभी जस्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। सेक्शन 12 में नहीं, सेक्शन 13 में सहमति परिभाषित की गई है जब दो या दो से अधिक लोग एक बात पर एक ही प्रकार से सहमत हो जाएं, ठीक है। फिर सेक्शन 14, सहमति स्वतंत्र तब होती है जब निम्नलिखित चीजों से प्रभावित ना हो। तो सेक्शन 15, सेक्शन 16, ये दोनों हमने आज ही पढ़ा है, कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे, और ये हो गया भूले तीनों कल पढ़ेंगे, है ना। तो इन 5 चीजों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ओके। और इन 5 चीज पे अलग से क्वेश्चन आंसर भी आता है, तो अलग से क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे। चलो, ओके। ये केस मैंने अभी जस्ट बताया था जब मैं सेक्शन आई थिंक कौन सा पढ़ा रही थी, 15 पढ़ा रही थी तब, ठीक है। वैध उद्देश्य होना चाहिए, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? वैध। तो मैंने कहा कि बेयर एक्ट हम लोग 30 तक पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि संविदा के आवश्यक तत्व तो सारे हैं। फिर मैंने कहा क्वेश्चन आंसर करते हैं, और संविदा के आवश्यक तत्व में कुछ ऐसे सेक्शन आएंगे जो हमने पढ़े हुए, कुछ ऐसे आएंगे जो नहीं पढ़े हुए हैं, तो रिवीजन में काम आ जाएंगे। देखो, जैसे सेक्शन 23 हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ओके। तो हम लोग बेयर एक्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बेयर एक्ट में नहीं पढ़ेंगे, हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस पर अलग से टॉपिक को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझौते का उद्देश्य वैध है, मतलब जो हम संविदा कर रहे हैं वो वैधपूर्ण उद्देश्य से कर रहे हैं, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसका सेक्शन याद रखना, परप्री। तो वैध तब होता है जब कानून द्वारा निषिद्ध ना हो, ठीक है, जाहिर सी बात है। धोखाधड़ी से ना किया गया हो, ठीक है। नैतिकता और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध ना हो, ओके ओके। चलो, ये वाला कहीं तो हमने पढ़ा था, सेक्शन 3 या 4 में पढ़ा था ना। फिर शर्त स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, असंभव कार्य का, हाँ ये अभी आगे आएगा, ठीक है। ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, ये अभी आगे आएगा, ठीक है। तो ये भी संविदा का एक आवश्यक तत्व है। असंभव संविदा शून्य होती है। किसी संविदा को शून्य कब घोषित किया जाता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ संविदाओं को, कुछ करारों को शून्य घोषित किया गया है। सेक्शन 2F में बताया गया था कुछ करार विधिता प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इसलिए वो शून्य होते हैं। तो ये उनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे विवाह में रोक का समझौता। अगर हम कोई ऐसा करार कर रहे हैं, कोई ऐसी संविदा कर रहे हैं जो किसी की शादी को रोकती है, ठीक है, तो वो शून्य होगी। व्यापार पर रोक का समझौता, ये भी शून्य होगा। ये सेक्शन मंदर से पढ़ेंगे अच्छे से, ये तुम्हारे एलबी में तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, बट ये तुमको बेसिक जानकारी इसकी होनी और प्री एलएलएम वगैरह के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं, हाँ, अगर तुम्हारा शून्य संविदा वर्सेस शून्यकर्णी संविदा क्वेश्चन में आ गया तो वहां पे काम आएगा, ठीक। चलो,
को रोकने का समझौता, सट्टेबाजी। ये भी हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। ओके, संविदा के प्रकार। स्पष्ट संविदा। स्पष्ट संविदा क्या होती है? जो हम लिखकर, लिखित रूप में या बोलकर करते हैं। ठीक है, ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हम आचरण द्वारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ई रिक्शा को रोका, बोला भैया पैगपुर चलोगे, या ऐसे नहीं, हमने ई रिक्शा को बोला, बैठ गए। ठीक है, ओके। और जब ई रिक्शा से पैगपुर में उतरे, उसको 10 रुपए दे दी। ना हमने कुछ लिखा ना कुछ बोला, हमारा आचरण देखकर वो जान गया कि हमको पैगपुर उतरना है, और वहां उतरने के बाद हमको पता था 10 रुपए प्रतिफल होगा उतरने का, मतलब किराया होगा। ठीक है, तो ये आचरण द्वारा है, जहां हम बिना कुछ बोले लिखे ही हमारा क्या क्या हो रहा है, संविदा हो रही है। ठीक है, ओके। अर्ध संविदा क्या है? तो 68 to 72 ऐसी संविदाएं जो संविदा नहीं होती हैं बट संविदा की तरह दिखती हैं। ठीक है, ओके। तो 3 प्रकार का हो गया। अगर संविदा के प्रकार एग्जाम में लिखना होगा तो लिख देना। पहला हो गया एक्सप्रेस, स्पष्ट संविदा। दूसरा हो गया निहित संविदा, और तीसरा हो गया अर्ध संविदा। ये अर्ध संविदा हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका अलग से हम लोग समझेंगे। ये लास्ट 72 पे जा रहा है तुम्हारा, बेरफ्त से ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है पूरा। चलो, हाँ, ये जो चीज है ये हमने पढ़ी हुई है, तो एग्जाम में नहीं लिखना है, पर एग्जाम LLB के एग्जाम में नहीं लिखना है। देखो, अगर तुम सीरीज से अपने नोट्स लिखने वाले हो, सीरीज में ठीक है, बढ़िया दिया, अच्छा दिया है, अपने नोट्स बना रहे हो, तो जहां मैं कट कर दे रही हूँ उसको अपने नोट्स में मत ऐड करना। ठीक है, LLB के लिए प्री के नोट्स में बेरफ्त के आधार पे ही नोट्स बनाना। ठीक है, जैसे ये सब चीजें हमने शुरू में ही समझी थी। वॉइड संविदा क्या होती है, वॉइडेबल संविदा क्या होती है, वैलिड संविदा क्या होती है, जहां जो संविदा विधि द्वारा लागू करने योग्य हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, सेक्शन देखो 2J की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, ना कि 2G की। 2G में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये 2J है जहां कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है, जो पहले तो वैध थी बट किसी कारण से, जैसे पक्षकार मर गया वगैरह वगैरह, जो क्लास लिया है, अब लागू नहीं कराई जा सकती। और ये भी, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये भी तुमको नहीं लिखना एग्जाम में। महत्वपूर्ण केस, सारे केस हैं तो सब निकल। अब आया कंक्लूजन। कंक्लूजन तुमको LLB एग्जाम में लिखना चाहिए। ठीक है, LLB का एग्जाम होता है जो तुम्हारे बेस्ट प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग फॉर मेंस, जुडिशरी IPO के लिए। कंक्लूजन क्या होता है? पहले तो तुम जो भी तुम ऊपर पढ़े हुए हो पूरा, इसको पढ़ेंगे नहीं, उसको शॉर्ट एज ए ऐसे लिख दो, शॉर्ट एज ए ऐसे। ठीक है, उससे क्या होगा, ऐसे ऐसे मतलब कि तुमने पूरा जो ऊपर अभी तक नीचे पढ़ा वो पूरा ऐसे के रूप में लिख लिया, प्लस तुमने क्या उसकी इंपॉर्टेंस समझी, और या तुम क्या सोचते हो और उसमें क्या मतलब होना चाहिए, जो भी तुम समझे, कुछ एग्जाम्पल देकर भी लिख सकते हो। कंक्लूजन लिखने के बाद 7 से 8 लाइन छोड़ दो एग्जामिनर को नंबर देने के लिए। ओके, ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। चलो, और अगर क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक कर लेना। ओके, कम से कम जो क्लास में नहीं है यहाँ पे और क्लास देखेगा वो तो लाइक कर लेना। ठीक है, चलो हम इसको ऑफ कर रहे हैं, जिसको जो पूछना है पूछो।